नमस्कार, आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम मात्रा ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे थे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको आ और छोटी ई के विषय में बताया था। अपने इस नए वीडियो में मैं आपको ई स्वर के विषय में बताऊंगी तथा उनकी मात्राओं से भी आपको अवगत करवाऊंगी। हिंदी व्याकरण जो हमारा मात्रा ज्ञान की कक्षा थी, उसके भाग 3 में आज हम स्वर माला के तीसरे स्वर यानी कि बड़ी ई की मात्रा के विषय में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, छोटी ई से यह थोड़ी भिन्न है। इसके ऊपर एक आधा गोला लगा रहता है ताकि यह छोटी ई से अलग नजर आए। और बड़ी ई इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें दो छोटी ई की ध्वनियां सम्मिलित हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहें कि जब हम दो ध्वनियों को मिलाते हैं ई तो मिलकर बनती है बड़ी ई। और इस बड़ी ई का चिन्ह है एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर आधा गोला। लेकिन छोटी ई में भी यही चिन्ह होता है, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि छोटे जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं और वो सबसे पहले आना चाहते हैं, और बड़े समझदार होते हैं, वो छोटों को आगे जाने देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो छोटी ई की मात्रा है वो व्यंजन के पहले आकर उसके आगे से उसके सिर पर चढ़ती है, और जो बड़ी ई की मात्रा है वह व्यंजन के पीछे से उसके ऊपर सिर पर जाकर चढ़ती है, यानी कि लगाई जाती है। आप इन दोनों छोटी ई और बड़ी ई का अंतर जान गए हैं कि छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से आती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये है व्यंजन क और इस पर हमने लगाई बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया क जमा ई की। आइए इनके कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। ट जमा ई मिलकर बना टी। व जमा बड़ी ई मिलकर बना वी। छ जमा बड़ी ई मिलकर बना छी। प जमा बड़ी ई मिलकर बना पी। ह जमा बड़ी ई मिलकर बना ही। ग जमा बड़ी ई मिलकर बना गी। आइए अब हम इन्हें शब्दों के साथ जोड़कर देखते हैं। यह चित्र है तीर का। जी हाँ, तीर। और तीर कैसे लिखा जाता है? त पर लगी ई की मात्रा तीर। तीर एक प्रकार का हथियार होता है युद्ध क्षेत्र में जिसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखें इसमें कितने स्वर मिले हुए हैं। जी हाँ, इसमें 3 ध्वनियां मिली हुई हैं, जैसे त जो कि व्यंजन है, ई का चिन्ह और र। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था शुरुआत में कि जब भी कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ चिपका हुआ सुनाई देता है तो वह उसके स्वतंत्र रूप में नहीं आता है, वहां पर उसका चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर ती सुनाई दे रहा है, हमें त और ई अलग अलग नहीं, वो एक साथ मिले हुए सुनाई दे रहे हैं और वो त के साथ सुनाई दे रहा है, तो तीर। तो हमने त के पीछे ई जो कि बड़ी ई है उसका स्वर लगा दिया है और वह मिलकर बना है तीर। आइए अब अगला चित्र देखते हैं। पीला। जी हाँ, यह क्या है? पीला। यह एक रंग होता है, रंग का नाम है पीला। जी हाँ, येलो कलर को हिंदी में पीला कहते हैं। अब हमें 2 व्यंजन सुनाई दे रहे हैं, प और ल, लेकिन उन दोनों व्यंजनों के ऊपर साथ में हमें अलग अलग स्वरों की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे पी, तो पी के साथ में हमें ई की ध्वनि और ला के साथ में हमें आ का स्वर सुनाई दे रहा है।
तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। प ई मिलकर बना पी, ल आ मिलकर बना ला, पीला। आइए अब अगला चित्र देखते हैं। जी हाँ, यह चित्र है हाथी का। किसका चित्र है? हाथी। यह एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। इस शब्द में हमें ह के साथ में आ की ध्वनि और थ के साथ में ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कितनी ध्वनियां इसमें सम्मिलित है? जी हाँ, इसमें 4 ध्वनियां सम्मिलित हैं। ह के साथ में आ और थ के साथ में ई। तो ह जमा आ जमा थ जमा ई मिलकर बना हाथी। आइए अब हम अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, यह एक सुंदर परी है। क्या है यह? परी। री, परी। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित है। प जमा र जमा ई मिलकर बना परी, मिलकर बना परी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एंजल। अब हमारा अगला चित्र है लीची। लीची एक फल है, खाने में है यह बहुत मीठी, और यह है लीची। लीची। अब हमें दोनों में ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, ल में भी और च में भी। ल में ई मिला तो बना ली, च में ई मिला तो बना ची। आइए देखें इस शब्द का गठन कैसे हुआ है, यह शब्द कैसे बना है। ल जमा ई जमा च जमा ई मिलकर बना लीची। आइए अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, यह घास जो जानवर खा रहा है इसे हम कहते हैं बकरी। क्या कहते हैं? बकरी। अब इसे धीरे से बोलिए, बकरी। इस शब्द में हमें 3 व्यंजन और एक स्वर सुनाई दे रहा है जो कि है ब क र। ये 3 व्यंजन है और इसमें स्वर कौन सा सुनाई दे रहा है? जी हाँ, बड़ी ई का। आइए देखें, ब जमा क जमा र जमा ई मिलकर बना बकरी, बकरी, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं गोट। आइए अब हम अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं और अगला चित्र है पपीता। क्या है ये? पपीता, पपीता मिलकर बना पपीता। आइए इसमें देखते हैं कितनी ध्वनियों को सम्मिलित किया गया है। प जमा ई जमा त जमा आ मिलकर बना पपीता। पपीता को इंग्लिश में पपाया कहा जाता है। आइए अब अगला चित्र देख लेते हैं। जी हाँ, यह चित्र है मछली का। किसका चित्र है? मछली। म छ ली, मछली समुद्र में रहने वाला जीव है। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। म जमा छ जमा ल जमा ई मिलकर बना मछली, मछली, मछली। तो इसमें ई की ध्वनि किसके साथ सुनाई दे रही है? जी हाँ, वह ल व्यंजन के साथ में सुनाई दे रही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? म छ ली, मछली। ई का स्वतंत्र रूप। जी हाँ, जब ई किसी व्यंजन के साथ चिपका हुआ सुनाई नहीं देता है तब वह अपने स्वतंत्र रूप में आता है, अर्थात वह ई स्वर जैसा दिखाई देता है वैसा ही हमें भी दिखाई देता है जब वह स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी व्यंजन के साथ लगे हुए सुनाई देता है। आइए देखें वे कैसे शब्द होते हैं। ईख, ईख, ईद, ईद, ईट, ईट, ईश्वर, ईश्वर, ईसाई, ईसाई, पढ़ाई, पढ़ाई,
आईना, आईना। ईदगाह, ईदगाह। ईसा मसीह, ईसा मसीह। तो ये वे शब्द हैं जिनमें हमें ई की ध्वनि व्यंजन से अलग सुनाई दे रही है, चाहे वह किसी शब्द के शुरू में हो, चाहे वह किसी शब्द के बीच में हो, चाहे वह किसी शब्द के अंत में हो। जब हमें वह व्यंजन के अलग सुनाई दे रहा है तो वहां पर हम उसका स्वतंत्र रूप लगाएंगे। आइए अब हम उसका मात्रिक रूप देख लेते हैं। जी हाँ, ई का मात्रिक रूप है, यानी कि उसकी मात्रा क्या है? एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर आधा गोला। और यह चिन्ह, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, बड़ी ई है, तो यह व्यंजन के पीछे से आता है, यानी कि व्यंजन के बाद उसके सर पे लगाया जाता है। आइए देखते हैं उन शब्दों को जिनमें यह प्रयोग किया जाता है। पानी, नी। जब हम नी में ध्वनि हमें ज्यादा सुनाई दे रही है, पानी। जब हमें जोर लगाना पड़ रहा है उस व्यंजन पे, तो वहां पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। पानी, पानी। ज्ञानी, ज्ञानी। काली, काली। हीरा, हीरा। ताली, ताली। खाली, खाली। जाली, जाली। माली, माली। रानी, रानी। आइए कुछ और शब्दों को भी देख लेते हैं। लड़की, लड़की। लड़की, लड़की। लकड़ी, लकड़ी। दीवार, दीवार। बीमार, बीमार। लकीर, लकीर। महीना, महीना। पसीना, पसीना। खिलाड़ी, खिलाड़ी। खरीदार, खरीदार। खरीदार, खरीदार। जो शब्द हमने पढ़े हैं उन शब्दों से हम वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो जब वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आपके पठन में कुशलता तभी आएगी, आप अच्छा तभी पढ़ पाओगे जब आप व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाओगे और शब्दों को जोड़कर वाक्य पूरा पढ़ोगे। आइए मैं बताती हूँ कैसे। ये हमारा पूरा वाक्य है। आप देख रहे होंगे वाक्य के अंत में एक खड़ी लाइन लगी हुई है। इस खड़ी लाइन को कहते हैं पूर्ण विराम। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक खड़ी लाइन है पूर्ण विराम। जब हमारी बात खत्म हो जाती है तब हम इस पूर्ण विराम को लगाते हैं और इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी कि हमारा वहां पर वाक्य यानी कि हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया है। तो जब हिंदी में हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो आइए देखिए हम पहले कैसे पढ़ते हैं। पहले हमने व्यंजन सीखे थे, तो हम व्यंजन के साथ में मात्रा को लगाकर पढ़ेंगे। सीता, सीता। की, कई बना की। बड़ी, बड़ी। बहन, बहन। मीता, मीता थी। इस वाक्य को पढ़ने में मैंने सी नहीं बोला, सीधा बोला सी। त जमा आ नहीं बोला, सीधा बोला ता। तो आप भी
मात्राओं को ध्यान से पहचानेंगे और मात्राओं को व्यंजन के साथ में ही पढ़ेंगे। त आ नहीं बोलेंगे, आप सीधा बोलेंगे ता। ठीक है, चलिए अब हम इस वाक्य को दोबारा पढ़ेंगे। सीता की बड़ी बहन मीता थी। सीता की बड़ी बहन मीता थी। अब अगला वाक्य है, सीता आलसी आलसी लड़की लड़की थी। सीता आलसी लड़की थी। तो यहाँ पर क्या, इन दो वाक्यों में क्या बताया जा रहा है? सीता की बड़ी बहन का नाम क्या था? मीता। और सीता कैसी लड़की थी? सीता के बारे में क्या बताया जा रहा है? वह बहुत आलसी लड़की थी। आलसी कौन होता है? जो काम नहीं करता है समय पर। वह कोई काम नहीं करती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले वाक्य की तरफ। मीता 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 लिखती लिखती रहती रहती थी। मीता लिखती रहती थी। मीता लिखती रहती थी। सीता कैसी थी? आलसी लड़की थी। और मीता कैसी थी? वह लिखती रहती थी। आइए अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। सीता सीता अपनी अपनी। अब ध्यान रखिए, आपको शब्दों को याद रखना भी आना चाहिए। जब आप वाक्य पढ़ते जाते हैं, आपने देखा कि सीता शब्द का प्रयोग कितनी बारी हुआ है। अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यह सीता लिखा है। सीता, तो अब हम सीता अलग अलग ना पढ़ के जोड़ते हुए हम उसे सीधा पढ़ेंगे। सीता। जब हमने कोई नया शब्द पढ़ना होता है तब हम उनकी ध्वनियों को अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि हम उस शब्द को पहचानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं तो हम उसे सीधा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सीता अपनी अपनी दीदी दीदी का कहना कहना न मानती मानती थी। सीता अपनी दीदी का कहना ना मानती थी। तो सीता कैसी लड़की थी? एक तो आलसी लड़की थी और एक वह अपनी दीदी का कहना नहीं मानती थी। और दीदी कौन थी उसकी? जी हाँ, मीता उसकी दीदी थी। को हमने आज सीख लिया है। यहाँ पर हमारी बड़ी ई की मात्रा समाप्त होती है। इस प्रकार हम अपनी पाठन शैली को और बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हमने शब्दों को पढ़ना सीख लिया, तो जब हम उन्हें वाक्यों में पढ़ेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। अगली आने वाली कक्षा में मैं आपके लिए छोटी ऊ की मात्रा के विषय में जानेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय। धन्यवाद।